नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार रुकने के बाद सरकार का बड़ा फैसला, सचिवों को सौंपे गए मंत्री और राज्य मंत्रियों के अधिकार। राज्य में मंत्री न होने के कारण रुके थे विकास के कई काम। अग्निपथ योजना के खिलाफ उतरा संयुक्त किसान मोर्चा, रविवार से शुरू करेगा राष्ट्रव्यापी अभियान। रिटायर्ड सैन्य कर्मियों की यूनाइटेड फ्रंट और विभिन्न युवा संगठनों का मिला सहयोग। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को फिर लगेगा झटका। सीएम ममता बनर्जी ने चटर्जी के भरोसेमंद नौकरशाहों पर शुरू किया एक्शन। 2 नौकरशाहों को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से अनिवार्य प्रतीक्षा पर भेजा। शराब को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच बढ़ी तकरार। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पूर्व एलजी अनिल बैजल के खिलाफ सीबीआई को लिखा लेटर, की आबकारी नीति की जांच की मांग। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। सबसे बड़ी खबर जुड़ी है राहुल गांधी के हल्ला बोल से। महंगाई और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर कांग्रेस सांसद लगातार मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस के प्रदर्शन से सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो दूसरी ओर सरकार कांग्रेस की आवाज दबाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सरकार के दबाव में नहीं आ रहे हैं। तो अब क्या बोले राहुल, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं आज देश में नए उपराष्ट्रपति के लिए मतदान और तुरंत ही गणना भी शुरू हो गई। तो किसे मिली जीत, ये भी जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक से क्यों बनाई दूरी। इसके अलावा बात करेंगे जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह पर लगाए गए आरोपों की। साथ ही जानेंगे कि फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किए जाने के पीछे की क्या हो सकती है वजह। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार जितना कांग्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस की आवाज उतनी ही ज्यादा बुलंद हो रही है। और कांग्रेस की तरफ से लगातार आ रहे बयान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस अब डरने वाली नहीं है और कांग्रेस को यह मजबूती मिल रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में। तो आज फिर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। क्या बोले राहुल, आइए देखते हैं। सरकार इन दिनों बुरी तरह घिर चुकी है और उसके पास अब विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, और सरकार की ये कमजोरी विपक्ष को मजबूत कर रही है। कांग्रेस अब सड़क पर विरोध कर रही है। हालांकि सरकार कांग्रेस की आवाज दबाने की भरपूर कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से घबराई बीजेपी ने एक बार फिर धार्मिक कार्ड चल दिया और राम मंदिर का सहारा ले लिया। लेकिन कांग्रेस के तेवर के आगे इस बार बीजेपी के सभी पैंतरे फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार पर हमले बदस्तूर जारी हैं। छात्रों की परेशानी को उठाते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अमृतकाल की नई एजुकेशन पॉलिसी, एग्जाम से पहले परीक्षा पर चर्चा, एग्जाम के वक्त नो पर्चा नो चर्चा, एग्जाम के बाद अंधकार में भविष्य। जो सीयूटी के छात्रों के साथ हो रहा है वो आज देश के हर युवा की कहानी है। 4 लोगों की तानाशाही देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसके अलावा उन्होंने महंगाई बेरोजगारी पर भी सरकार को घेरा है। राहुल ने फेसबुक पोस्ट किया, कमरतोड़ महंगाई और ऐतिहासिक बेरोजगारी के डबल इंजन से एक भी भारतीय नहीं बचा है। ये है बीजेपी का अमृतकाल। भारत ने ईंट से ईंट का जो निर्माण किया वो लगभग 70 वर्षों में उनके अहंकार से केवल 8 वर्षों में नष्ट हो गया। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा हो, क्योंकि इस मुद्दे पर वो लगातार सरकार से सवाल पूछते आए हैं और आम जनता की परेशानियां सरकार के सामने रखते आए हैं। लेकिन सरकार ने हर बार सिर्फ कांग्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश की है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने बीते दिन भी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, मैं महंगाई पर बोलता हूँ, मैं बेरोजगारी पर बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, इसलिए मेरे पीछे एजेंसियां लगा दी गई। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर तुगलक रोड पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज की है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी एफआईआर दर्ज कर सकती है, वो जो चाहे कर सकती है। हमारे देश में विरोध करना गैर कानूनी है, अपनी राय देना गैर कानूनी है। देश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। ऐसे में विपक्ष और सरकार आमने सामने है। वैसे आमने सामने तो विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा और एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भी हैं। और आज नए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई और रिजल्ट भी आ गया। तो किसे मिली उपराष्ट्रपति की कुर्सी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जगदीप धनखड़ होंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति।
आज उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में धनखड़ ने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को आसानी से मात दे दी। वैसे धनखड़ की जीत तो पहले से ही तय मानी जा रही थी, क्योंकि जितने वोटों की जरूरत जीत के लिए थी उससे कहीं ज्यादा वोट अकेले बीजेपी के पास थे। लेकिन अल्वा ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और इसे दिलचस्प बना दिया। शाम 5 बजे तक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग चली। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाला। इसके बाद तमाम मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं ने वोटिंग की। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर वोट डालने के लिए पहुंचे। इस समय निर्वाचन मंडल के सदस्यों की संख्या 780 है, जिसमें से 725 सदस्यों ने वोटिंग की। टीएमसी ने वोटिंग के बहिष्कार का ऐलान किया था, जिसके बाद पार्टी के 39 में से 37 सदस्यों ने वोटिंग नहीं की। लेकिन शिशिर अधिकारी और देवेंदु अधिकारी ने पार्टी के फैसले के खिलाफ जाते हुए वोट डाला है, जिसके बाद पार्टी उन पर कार्रवाई के संकेत दे रही है। टीएमसी को शिशिर अधिकारी की बगावत के संकेत पहले से ही मिल रहे थे, इसलिए लोकसभा में टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने उन्हें पत्र लिखते हुए सूचित किया था कि पार्टी ने वोटिंग के बहिष्कार का फैसला किया है। लेकिन शिशिर अधिकारी ने पार्टी नेता की बात नहीं मानी। वोटिंग पूरी होने के तुरंत बाद ही काउंटिंग कराई गई, जिसमें जगदीप धनखड़ ने बड़े अंतर से मार्गरेट अल्वा को मात दे दी। धनखड़ को 550 से भी ज्यादा वोट मिले। उन्हें वोटिंग का 75% से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला है। धनखड़ की जीत की खबर सुनकर एनडीए कैंप में उत्साह दिखाई दे रहा है। चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए के तमाम नेताओं ने धनखड़ को जीत की बधाई दी। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। मार्गरेट अल्वा ने जगदीप धनखड़ को अच्छी टक्कर दी, लेकिन संसद में जो गणित है उसमें धनखड़ की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। लगभग सभी दलों ने वोट दिया, लेकिन टीएमसी ने इस चुनाव से दूरी बना ली थी। वैसे दूरी तो नीतीश कुमार ने भी बना ली है नीति आयोग की बैठक से, जो रविवार को होने वाली है, और पीएम इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो क्यों नीतीश ने बनाई दूरी, आइए देखते हैं। रविवार की सुबह पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होनी है, लेकिन बैठक से पहले ही इसे लेकर विवाद शुरू हो गए हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर राव ने इस बारे में पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार कम कर रहा है। केसीआर ने कहा कि अपने विरोध को दर्ज कराने के लिए मैं नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का हिस्सा नहीं बनूंगा। चंद्रशेखर राव ने तो विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया है, लेकिन नीतीश कुमार ने दूरी क्यों बनाई, ये अभी तक सवाल ही बना हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। ना तो नीतीश कुमार और ना ही बिहार सरकार का कोई मंत्री बैठक में शामिल होगा, क्योंकि बैठक में सिर्फ मुख्यमंत्री ही हिस्सा ले सकते हैं। साफ है, बिहार में सरकार भले ही एनडीए की हो, लेकिन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल नीति आयोग के काम से गैर बीजेपी शासित राज्यों की तरह नीतीश कुमार भी नाराज रहते हैं। खासतौर पर बिहार को नीति आयोग अपनी रैंकिंग में जिस तरह से सबसे नीचे रखता है, उसे लेकर नीतीश अपनी नाराजगी जता चुके हैं, क्योंकि विरोधी नीति आयोग की रैंक के आधार पर ही नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं। वैसे इस बार उनके बैठक में न आने को बीजेपी से नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की संभावना को टाला हो। पिछले कुछ समय में वो लगातार पीएम मोदी से दूरी बनाकर चल रहे हैं। बीते महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह में रात्रि भोज का न्योता नीतीश कुमार को दिया था। नीतीश उसमें नहीं पहुंचे थे। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह से भी नीतीश कुमार ने दूरी बनाए रखी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई तो उसमें भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे, और अब नीति आयोग की बैठक में भी शामिल न होकर उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि जेडीयू राजनीतिक विकल्पों पर विचार कर रही है। नीतीश लगातार केंद्र के कार्यक्रमों और बैठकों से दूरी बना रहे हैं, जो इस बात का इशारा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच की दरार और गहरी हो गई है, और बीजेपी और जेडीयू के बीच की इसी तकरार का हर्जाना अब आरसीपी सिंह को भी भुगतना पड़ गया है, क्योंकि अपनी ही पार्टी ने अब उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। क्या है मामला और क्यों फंसे आरसीपी सिंह? जनता दल यूनाइटेड और आरसीपी सिंह के बीच की तकरार किसी से छिपी नहीं है, और इस तकरार के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसने अब आरसीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और आरसीपी सिंह को उनकी ही पार्टी ने गंभीर आरोप लगाते हुए नोटिस भेज दिया है, जिसके बाद आरसीपी सिंह पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी में रहते हुए अकूत संपत्ति बनाई है। जेडीयू नेताओं ने आरसीपी सिंह पर 9 साल में 58 प्लॉट खरीदने का गंभीर आरोप लगाया है, और अब जेडीयू ने आरसीपी सिंह को इस मामले में नोटिस
नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। पहले ही आरसीपी और जेडीयू के बीच मनमुटाव चल रहा था और इसी मनमुटाव के चलते पार्टी ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था, जिसके कारण उनका केंद्र में मंत्री पद भी चला गया। इतना ही नहीं, आरसीपी सिंह को लेकर लगातार अटकलें भी लगती रही कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और इन अटकलों ने उस समय जोर ज्यादा पकड़ा था जब आरसीपी सिंह ने अपने ट्विटर प्रोफाइल में बदलाव किया था। हालांकि आरसीपी लगातार इन अटकलों को खारिज ही करते रहे हैं, लेकिन जेडीयू और आरसीपी सिंह के बीच की दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं अब उनके खिलाफ जेडीयू की इस कार्रवाई ने राजनीतिक हलचल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को कारण बताओ नोटिस भेजकर उन पर लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर विश्वास रखती है। सूचना मिलने पर उसी के आधार पर पार्टी ने नोटिस जारी किया है। पार्टी ने नोटिस जारी कर आरसीपी सिंह से पार्टी में शीर्ष स्तर पर रहते हुए जो भी संपत्ति अर्जित की उसके बारे में जानकारी देने को कहा है। पार्टी को उनके जवाब का इंतजार है, उसके बाद ही पार्टी आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं दूसरी तरफ इस मामले ने चिराग पासवान को नीतीश कुमार को घेरने का मौका दे दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ये वही आरसीपी सिंह है जो नीतीश के सबसे करीबी थे, तो क्या नीतीश कुमार एक ऐसे भ्रष्टाचारी को सालों तक अपने करीब रख रहे हैं? बता दें कि आरसीपी सिंह की बीजेपी से ज्यादा करीबी ही जेडीयू को रास नहीं आ रही थी और दोनों के बीच तकरार का कारण बना केंद्रीय मंत्री का पद। जब बीजेपी ने जेडीयू को मात्र एक पद देने का ऑफर दिया था तो जेडीयू इसके लिए राजी नहीं थी और उस समय आरसीपी सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे और आरसीपी सिंह ने पार्टी की मर्जी के बिना एक पद पर बीजेपी से समझौता कर लिया और खुद मोदी कैबिनेट में मंत्री बन गए। आरसीपी सिंह की यही मौका परस्ती नीतीश कुमार को रास नहीं आई थी, तब से दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं। अब आरसीपी सिंह पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच में सामने आएगा। फिलहाल उनकी मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। जेडीयू ने आरसीपी सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, जिससे आरसीपी सिंह मुश्किल में फंस गए हैं। वैसे मुश्किल में तो इस वक्त केंद्र सरकार भी फंस गई है और वो भी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा किया है कि फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया है। हालांकि पुलिस इस दावे से इनकार कर रही है। इस दावे में कितनी है सच्चाई और क्यों किया गया होगा अब्दुल्ला को नजरबंद, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस जम्मू कश्मीर पर है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा किया है कि फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया है। एनसी ने अपने आधिकारिक हैंडल पर ट्वीट कर कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नवाई सुबह से लौटने के बाद घर में नजरबंद रखा गया है, जहां उन्होंने पहले एक बैठक की अध्यक्षता की थी और कहा था कि हम 5 अगस्त 2019 को अवैध रूप से, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक रूप से छीन लिए गए अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी पुष्टि की थी कि उनके घर के बाहर एक ट्रक रखा गया था, जहां उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों रहते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें किसी मजबूरी में इस ट्रक को गेट के बाहर रखना पड़ा हो। ये एक मूर्खतापूर्ण कार्य है, पूरी तरह से अवैध है। वो दफ्तर गए, नमाज पढ़ने गए, शोक मनाने गए, इस बीच ट्रक आ गया क्योंकि उनके पास आज जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मूर्ख। तो वहीं पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि आतंकवादी हमले के कुछ इनपुट के मद्देनजर गुप्तकर रोड पर कुछ स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। इतना ही नहीं, पुलिस प्रवक्ता ने अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के आवासों के बाहर की ताजा तस्वीरें भी पोस्ट की, जिसमें सुरक्षा वाहनों की मौजूदगी नहीं दिखी। जम्मू कश्मीर में हिमाचल और गुजरात के साथ ही चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में वहां हलचल तेज हो गई है। ऐसे में फारूक की आवाज दबाने के लिए उन्हें नजरबंद किया गया है। आवाज दबाने और डराने की कोशिश तो महाराष्ट्र में भी चल रही है और निशाने पर है राउत परिवार। संजय राउत पहले ही कस्टडी में है। ऐसे में आज उनकी पत्नी वर्षा से भी ईडी ने पूछताछ की। शिवसेना सांसद संजय राउत पहले से ही ईडी की हिरासत में है। उन्हें ईडी ने पात्राचौल मामले में गिरफ्तार किया है और अब इस मामले में उनकी पत्नी वर्षा राउत भी मुश्किल में फंसती दिख रही है। ईडी के समन पर वर्षा राउत प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंची है। ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की। पहले उनसे सवाल पूछे गए। दावा किया जा रहा है कि संजय राउत के सामने बैठाकर भी उनसे सवाल जवाब किए गए। ईडी दोनों के ही बयानों का मिलान कराना चाहती थी। इस दौरान ईडी ऑफिस के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। बता दें कि केंद्रीय एजेंसी मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्राचौल के पुनर्विकास से जुड़े 1034 करोड़ रुपए के कथित जमीन घोटाले की जांच कर रही है। ईडी ने इस मामले में राज्यसभा सदस्य संजय राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। स्थानीय अदालत ने उन्हें गुरुवार को 8 अगस्त तक हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने अदालत को बताया
था कि संजय राउत और उनके परिवार को आवास पुनर्विकास परियोजना में कथित अनियमितताओं के जरिए जमा की गई 1 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि मिली थी। हालांकि शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया था और अपने खिलाफ दर्ज ईडी के मामले को फर्जी बताया था। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने अप्रैल में अपनी जांच के तहत वर्षा राउत और संजय राउत के 2 सहयोगियों की 11 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। अब ईडी का दावा है कि वर्षा राउत के पास मुंबई के दादर में 1 फ्लैट और अलीबाग में किहीम बीच पर 8 प्लॉट शामिल हैं। ये प्रॉपर्टी वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर ने खरीदी थी। स्वप्ना पाटकर संजय राउत के सहयोगी सुजीत पाटकर की पत्नी है। हालांकि स्वप्ना से भी ईडी इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। और बुलेटिन के आखिर में बात विपक्ष से डरी मोदी सरकार की। संसद के मानसून सत्र में केवल चंद दिन बचे हैं। बावजूद इसके सरकार जनता के विकास के लिए काम करने की बजाय सदन को ठप करने पर विचार कर रही है। जी हां, संसद की कार्यवाही को सरकार जल्द ही स्थगित करना चाहती है। इसे विपक्ष के हल्लाबोल से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरह से सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष की घेराबंदी है, उससे मोदी सरकार पस्त हो चुकी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि संसद का मानसून सत्र समय से पहले ही स्थगित किया जा सकता है। संसद का मानसून सत्र जब शुरू हुआ था तो सरकार ने सोचा था कि वो कई बिलों पर मुहर लगवाकर अपने मंसूबों को पूरा करेगी। लेकिन विपक्ष ने जनता के मुद्दों को लेकर ऐसी घेराबंदी की कि सरकार बैकफुट पर आ गई। ना तो महंगाई के सवाल पर कोई जवाब है और ना ही मनमानी की कोई सफाई है। इस मौन धारण के बीच अब सरकार विपक्ष के हल्लाबोल से बचने के लिए सदन को ही स्थगित करने का प्लान बना रही है। सरकारी प्रबंधकों ने सदन को 8 या 10 अगस्त को स्थगित करने के प्रस्ताव पर प्रमुख विपक्षी नेताओं से परामर्श करना शुरू कर दिया है। सत्र को जल्दी बंद करने पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। 2 वरिष्ठ विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार के प्रस्तावों में से एक 8 अगस्त को प्रश्नकाल और शून्यकाल को छोड़ना और राज्यसभा के पहले आधे हिस्से को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की विदाई के लिए समर्पित करना है। वहीं एक अन्य नेता ने कहा कि ऐसी भी संभावना है कि लोकसभा 8 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो सकती है, जबकि राज्यसभा 10 अगस्त तक चलेगी। वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सरकार ने सदन में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत की और विपक्षी सदस्यों से कार्रवाई की अनुमति देने का आग्रह किया। विपक्ष मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति पर बोलना चाहता है और सरकार के एक चर्चा के लिए सहमत होने के बावजूद उन्होंने लगभग 2 सप्ताह बर्बाद कर दिए। लेकिन अब त्योहारों को देखते हुए सदन की कार्यवाही को जल्द स्थगित किया जा सकता है। अब भले ही बीजेपी के नेता सदन न चलने देने का आरोप विपक्ष के सिर मढ़ रहे हों, लेकिन साफ बात यह है कि सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए सदन को ठप करने का प्लान बना रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार जनता के मुद्दों पर कब काम करेगी सरकार। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।